अगर भारत चमक रहा है तो क्या भारत के सभी क्षेत्र चमक रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सभी क्षेत्र चमक रहे हैं। आप जहां बैठी हैं बिहार नहीं चमक रहा। सभी वर्गों को समान लाभ नहीं मिला है, पहले भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, इस बजट से भी नहीं मिला। जब वो थे भी तब बिहार को कहां कुछ मिला। जब नीतीश कुमार देखिए अपने पूरे राजनीतिक करियर में 18 साल बीजेपी के साथ रहे, यही नीति आयोग कहता है कि कई मानकों पर बिहार पीछे है। इसी देश में कहा जाता है बिहार बीमारू राज्यों की श्रेणी में है। तो स्वाभाविक रूप से इन सवालों को भी बजट में एड्रेस करना चाहिए, उन वर्गों की तकलीफ सुननी चाहिए। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की भी बात होनी चाहिए थी और गरीब लोगों को किसान सम्मान योजना वगैरह जिसका रियल टर्म्स में 6,000 का वैल्यू घट गया है, बढ़ाने की जरूरत थी। इस बजट में इसका भी प्रयास किया गया है कि ऐसे सेक्टर्स जहां आम आदमी का जीवन जुड़ा हुआ है, जैसे एग्री सेक्टर, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। हाउसिंग पर खर्च बढ़ाया गया है। न्याय की दृष्टि से, सामाजिक न्याय की दृष्टि से, क्षेत्रीय न्याय की दृष्टि से यह बजट उतना चमकता हुआ नहीं है, कमजोर है। हमको निराशा हुई है बिहार की दृष्टि से, ये मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। 2023 का बजट आज पेश किया गया और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जरा मैं आपको दिखाना चाहूँगी बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। थोड़ा सा मैं आपको चारों तरफ का ये दिखा दूँगी। जब सीतारमण जी बजट जब पेश कर रही थी, लाइव उनका चल रहा था, तो यहाँ पर बैठ के सभी लोग देखते हैं और आकलन करते हैं कि किन्हें उनके बजट से किन्हें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, हर चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हम उन सभी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमारे साथ एक अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं, जो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, नवल किशोर जी, प्रोफेसर नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इधर हमारे साथ जो इंडस्ट्रीज एरिया से जो बिलोंग करते हैं, सर आपका नाम? मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक और ये भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सर, मनीष कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सारी मुद्दों पर हमें ये बताएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, किन लोगों को नुकसान हो रहा है। और सबसे अहम बात तो ये है कि बिहार को, क्योंकि हम लोग बिहार में हैं और बिहार के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि बिहार को आखिर इसमें कितना फ़ायदा हुआ है। तो चलिए हम इन लोगों से थोड़ा सा हम बैठ के बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आप सभी को आपने जो अपना जो टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद, आपने मौका दिया अपने चैनल पर बोलने के लिए। चलिए सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सुबह से ही मैं आपको कॉल लगा रही थी और सुबह से ही आप बड़े बड़े चैनलों में बैठ के डिबेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। सर, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी जो बजट जो पेश हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है, सीतारमण जी कह रही हैं कि यह बजट जो है मतलब हमारा चमकता हुआ सितारा, यह बजट साबित होगा। हम और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि विकसित मतलब भारत का ये मतलब बजट एक तरह से साबित होने वाला है। तो विकसित की ओर हम लोग का ये उनके कथन में सत्यता है। आज जो वैश्विक स्थिति है अर्थव्यवस्था की और जो साउथ ईस्ट एशिया की स्थिति है, जिसमें आप देख रही हैं कि श्रीलंका कोलैप्स कर चुका है आर्थिक रूप से, पाकिस्तान पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है। इस संदर्भ में अगर देखें तो भारत का जो परफॉर्मेंस है अर्थव्यवस्था में, वो निश्चित रूप से चमकता हुआ सितारा का परफॉर्मेंस है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि भारत चमक नहीं रहा, प्रश्न यह भी है कि जब भारत चमक रहा तो क्या भारत में रहने वाले सभी वर्ग चमक रहे हैं? यह भी सवाल है। ये सवाल है और यह सवाल डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेमोक्रेसी सिर्फ एवरेज नहीं है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, अगर कहीं किसी समाज में, एक थ्योरेटिकल बात मैं कर रहा हूं, 100 आदमी रहते हैं और वहां 100 घर है, एक आदमी के पास 100 घर हो और 99 आदमी 99 फुटपाथ पर हो, तो एवरेज तो आएगा, एक आदमी को एक बंगला है। और उस आधार पर आप कह देंगे कि इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। एवरेज है एक आदमी को एक बंगला, एयर कंडीशन बंगला। और जब क्या हकीकत है कि एक आदमी के पास 100 बंगला है और 99 आदमी फुटपाथ पर है। मैंने एक उदाहरण से समझाने की कोशिश की।
अगर इंडिया चमक रहा है तो क्या सबके लिए चमक रहा है? ये प्रश्न जब आप करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक कि सभी चमक नहीं रहा है, सभी वर्गों को समान लाभ नहीं मिला है, पहले भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, इस बजट से भी नहीं मिला। दूसरा, अगर भारत चमक रहा है तो क्या भारत के सभी क्षेत्र चमक रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सभी क्षेत्र चमक रहे हैं। आप जहां बैठी हैं बिहार नहीं चमक रहा। सापेक्षिक दृष्टि से मैं कह रहा हूं, बिहार में कुछ नहीं हुआ ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन यही नीति आयोग कहता है कि कई मानकों पर बिहार पीछे है। इसी देश में कहा जाता है बिहार बीमारू राज्यों की श्रेणी में है। तो स्वाभाविक रूप से इन सवालों को भी बजट में एड्रेस करना चाहिए। उन वर्गों की तकलीफ सुननी चाहिए जिनकी बातें उस हद तक नहीं सुनी गई जिस हद तक दूसरे वर्गों की सुनी गई। उन क्षेत्रों की बात सुनी जानी चाहिए जो क्षेत्र पिछड़ गए हैं ऐतिहासिक कारणों से, उसको भी एड्रेस करना है। लेकिन अगर ओवरऑल देखिएगा तो भारत का परफॉर्मेंस क्रेडिटवर्दी है। विश्व में 7% ग्रोथ रेट प्राप्त करना इस फिस्कल में जो एंड करेगा मार्च में कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। जब यूरोप और अमेरिका की स्थिति बहुत ही खराब है, पाकिस्तान तो बहुत बुरी स्थिति में है, श्रीलंका कोलैप्स किया, आप जान लें। लेकिन इस बजट से भी उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करने और बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। इस बजट में इसका भी प्रयास किया गया है कि ऐसे सेक्टर्स जहां आम आदमी का जीवन जुड़ा हुआ है, जैसे एग्री सेक्टर, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। हाउसिंग पर खर्च बढ़ाया गया है, तो विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफ़ी खर्च बढ़ाया गया है। रेलवे बजट में 2.4 लाख करोड़ क्या तो है। ऐसा नहीं है कि ये चमक नहीं रहा, लेकिन सभी के लिए एक तरह से चमकना कहना उचित नहीं होगा। और ख़ास करके बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को जितना न्याय मिलना चाहिए, अभी इस बजट में ही प्रावधान किया गया है लद्दाख के लिए। स्वाभाविक है कि लद्दाख की जो स्थिति है, जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है चाइना के संदर्भ में, तो उसके लिए विशेष ख्याल तो करना ही चाहिए था। ऐसे भी पिछड़ा था नॉर्थ ईस्ट जहाँ इंसर्जेंसी भी है और उसका भी जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस आपने क्या, तो बिहार जैसे राज्यों के बारे में भी सोचना चाहिए। अभी हमारे मित्र मनीष बताएंगे आपको डिटेल में, जो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं, कि कर्नाटक के लिए आप प्रावधान कर सकते हैं, तो बिहार के लिए क्यों नहीं? क्योंकि कर्नाटक में आपको चुनाव में जाना है, इसलिए आप उनके लिए विशेष कर सकते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यही मैं कहना चाहूँगा कि न्याय की दृष्टि से, सामाजिक न्याय की दृष्टि से, क्षेत्रीय न्याय की दृष्टि से ये बजट उतना चमकता हुआ नहीं है, कमज़ोर है, हमको निराशा हुई है बिहार की दृष्टि से, ये मैं कहना चाहूँगा। लेकिन ओवरऑल प्रयास किया गया है कि आर्थिक विकास की जो गति प्राप्त की गई है उसको बनाए रखा जाए, उसको बढ़ाया जा सके और जहाँ तक हो आम आदमी को राहत पहुँचाया जाए। लेकिन एक और कह करके मैं ख़त्म करना चाहूँ, दो कंसर्न जो बहुत सरकार भी इस बात को महसूस करती है, सरकार ने भी इसको कहा, इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है। क्योंकि होता क्या है कि जब इन्फ्लेशन होगा तो आपकी वास्तविक आय घटती है, एक तरफ आपका मौद्रिक आय बढ़ेगा। अब देखिए मिडिल क्लास को इसमें राहत दी गई है इनकम टैक्स, लेकिन एक हाथ से अगर राहत आपको मौद्रिक आय में बढ़ेगी और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन आपका वो रियल इनकम घट जाए तो वो रियल लाभ नहीं होता है। इन्फ्लेशन 5.9% प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट है, ये टेक्निकल टर्म है। पिछले साल 6.8% है, 5.9 है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने जा रहा है। तो इन्फ्लेशन एक मेजर कंसर्न है। यह ठीक है कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में यहाँ इन्फ्लेशन चेक में है रिलेटिवली, लेकिन हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की मार मिडिल क्लास और आम आदमी पर पड़ती है, इसलिए चिंता का। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सारे प्रयासों के बावजूद भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा और उस पर काम होना चाहिए था और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की भी बात होनी चाहिए थी और गरीब लोगों को किसान सम्मान योजना वगैरह जिसका रियल टर्म्स में 6,000 का वैल्यू घट गया है, बढ़ाने की ज़रूरत थी। मैं कुल मिला के कहूँगा कि एक प्रयास जरूर है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जरूर है और इस बात की कोशिश की गई है कि सबको न्याय मिले, लेकिन ऐसा दिखता नहीं। चलिए, आप सुन रहे थे, नवल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और प्रोफेसर नवल जी हमें ये भी बताइए, एक अर्थशास्त्री है बिहार के, और बिहार के लिए कितना यह बजट सही साबित हुआ, कारगर सही साबित हुआ, ये इन्होंने आपको बताया। एक चीज़ और सर, मैं जाते जाते आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि
वही सवाल कि क्या एनडीए से जो नीतीश कुमार निकल गए हैं, अब मोदी सरकार के साथ में तो नहीं है, तो क्या उसका बलि मतलब ये क्या बोलते हैं, नुकसान भोगना पड़ रहा है अब बिहार? ना नहीं, जब वो थे भी तब बिहार को कहाँ कुछ मिला। जब नीतीश कुमार देखिए अपने पूरे राजनीतिक करियर में 18 साल बीजेपी के साथ रहे, और ये जो 17-18 साल जो इनका है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट ए ब्रीफ पीरियड वो तो बीजेपी के साथ रहे, डबल इंजन की सरकार रही है। फिर भी बिहार को जिन बातों के लिए आज हम सवाल उठा रहे हैं वो मिला नहीं। इसीलिए केंद्रीय बजट में वो तो किसी राज्य को नहीं है एक्सेप्ट कि कर्नाटक का है और नॉर्थ ईस्ट का और लद्दाख का है, और किसी राज्य के बारे में अलग से बात नहीं हुई है। आप देखेंगे लद्दाख की स्थिति ये है कि वो चाइना को बॉर्डर कर रहा है और ऐसे भी पिछड़ा क्षेत्र है, उसको 370 हटने के बाद सरकार का उस पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। और नॉर्थ ईस्ट पहले भी एक मिनिस्ट्री क्रिएट हुई थी, यहीं के सीपी ठाकुर उसके मंत्री हुआ करते थे। नॉर्थ ईस्ट में भी इंसर्जेंसी है, तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए विशेष प्रावधान की बात हुई है। लेकिन अन्य जो राज्य हैं, बीमारू राज्य में क्या है, बिहार था, मध्य प्रदेश था, उड़ीसा था, तो ये सब राज्य, राजस्थान था, तो इनके लिए कोई विशेष प्रावधान होता और बिहार को नहीं होता, तब हम मानते कि बिहार को यूपी के लिए होता, बिहार को नहीं होता। ठीक है सर। तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। ये दूसरी बात है कि एनडीए से अलग होने पर उनकी जो प्रतिक्रिया है पूरी तरह राजनीतिक हो गई है और वो उसमें कुछ नहीं देख पा रहे हैं। मैं समझता हूँ वो राजनीतिक बयान है उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बजट पेश किया गया है और उस पे हर किसी का क्या क्या राय है वो आपने सुनाई। चलिए, अब बारी आती है आम पब्लिक की। अब इनसे बात करने के बाद हम आम पब्लिक से भी बात करेंगे कि आखिर आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।